अकबर इस बाबर जो तहरीक इंसाफ के बानी रुकन थे और जो गुज़िश्ता 8 सालों से ये केस लड़ रहे थे, पहले उससे मौक़िफ़ मालूम करते हैं, फिर हुकूमत से मौक़िफ़ मालूम करेंगे। हमने तहरीक इंसाफ को भी दावत दी है, लाइव प्रोग्राम है, वो भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। अकबर इस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है एक लंबा अरसा आपने ये केस लड़ा है, मगर तहरीक इंसाफ का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और कुछ अर्सा पहले ये मौक़िफ़ आ गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ममनुआ फंडिंग होगी तो ज़ब्त हो जाएगी। इमरान खान को भला इसका क्या पता है कि जो ऑडिटर है या जो अकाउंटेंट है उसने जो कह दिया, इमरान खान ने दस्तखत करके दे दिया। आप समझते हैं कि कम से कम खान साहब को ये माइन्यूट डिटेल्स कैसे पता हो सकती थी कि किस गैर मुल्की शहरी ने किसी गैर मुल्की कंपनी के ज़रिए $100, $500, $1000 भेजे हैं और ये जो उनकी प्ली है वो दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दोबारा मदऊ किया। देखिए, आज का जो फ़ैसला है ये एक तारीख़ी फ़ैसला है और इसमें बेसिकली मेरी नज़र में जो तमाम इल्ज़ामात थे, मैंने सरसरी इसका जायज़ा लिया तो तमाम मेरे इल्ज़ामात जो थे वो साबित हो गए आज के फ़ैसले में। यानी गैर मुल्कियों ने फ़ंडिंग की, गैर मुल्की कंपनियों से फ़ंडिंग हुई, अकाउंट्स को छुपाया गया, मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसा आया और पार्टी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो साल हर साल झूठे सर्टिफिकेट्स जमा कराए, यानी 5 साल चूँकि रिव्यू पीरियड था, 5 साल झूठे। अब ये जो लाइलमी की बात है ये मेरा ख़्याल है लास्ट रेफ्यूज होता है कि आपने ख़ुद अपने इस प्रोग्राम के इफ्तिताह में कहा कि मैंने इनको 1 सितंबर 2011 में 7 सफ़ों का ख़त लिखा जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो हाई कोर्ट्स के रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं उस वक्त इनको निशानदेही करके बता रहा हूँ कि आपकी पार्टी में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, अमेरिका में कंपनियां रजिस्टर हुई हैं जिसके ज़रिए फ़ंडिंग हो रही है और ये तमाम अमल जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तो जब मैं उनके इल्म में ये बात ज़ाती तौर पे लाता हूँ और फिर जिन अकाउंट्स को उन्होंने अपने दस्तखतों से खोला, अपने दस्तखतों से ऑपरेट किया, उससे भी लाइलमी का इजहार करना मेरे नज़दीक ये मज़ाक़ खेज़ है, क्योंकि इनके पास कोई आर्गूमेंट, कोई लॉजिक, कोई एविडेंस नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि जब वूटन का पैसा, ये तमाम जो गैर कानूनी पैसा है ये बाय द वे ये स्टेट बैंक के ज़रिए बरामद हुआ है। पीटीआई ने किसी भी दस्तावेज़ में इन सालों में इन कंपनियों को छुपाने की कोशिश की है। ये तो जब स्टेट बैंक से रिकॉर्ड आया और स्क्रूटनी कमेटी ने ये फैसला किया कि हम ना अकबर बाबर के जो दस्तावेज़ात हैं उस पर इन्हिसार करेंगे, ना पीटीआई के, सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक पे करेंगे, तो फिर ये कंपनियां निकली और ये तमाम मामलात निकले। और अमेरिका की जो कंपनी है उसका जिक्र तो मेरे उस लेटर में मौजूद है जो मैंने सितंबर 11 में लिखा। तो ये जो लाइलमी की बात कर रहे हैं ये बड़ी अफसोसनाक है। देखिए, आज का जो फैसला है, पहले तो ये इल्ज़ाम होते थे, मेरे इल्ज़ामात थे, मैं उनको बारहा टीवी पे लाके साबित करने की कोशिश करता था। अब इल्ज़ामात साबित हो गए हैं, अब ये उन पे एक फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। अब क्योंकि कानूनी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत एक रिक्वायरमेंट थी 2002 के तहत कि आपको एक शो कॉज दिया जाता है, वो फ़र्द जुर्म अब शो कॉज के तरीके कार के ज़रिए पीटीआई के सामने रख दी जाएगी और उसका एक टाइम पीरियड है, उसके बाद सज़ा का फैसला होगा कि क्या क्या सज़ा जो इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात में है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला एक तारीख़ी फ़ैसला है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो इंटेग्रिटी का मुजाहरा किया है, जो उन्होंने प्रेशर्स को रेजिस्ट किया है, जो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई इमरान खान की तरफ से, इसीलिए की जा रही थी कि उनको इल्म था कि जिस मुनसिफ के सामने, जिसको उन्होंने खुद लगाया था, वो मुनसिफ जो है शायद एक ऐसा फैसला करे जिसके सामने वो मुल्जिम के तौर पे पेश हो रहे जो उनके हक पे ना हो। तो उन्होंने उनकी पूरी पर्सनैलिटी, पूरे इदारे पे डायरेक्ट अटैक्स किए। और मैं इसको हमेशा से ये कहता हूँ कि ये फैशिज्म है, ये फैशिस्ट तरीक़ेकार है और इसका तदराक करना अगर आपने माशरे को बचाना है मज़ीद इंतशार से। इस माहौल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे, उन्होंने तमाम इन प्रेशर्स को बर्दाश्त नहीं किया और एक मुकम्मल कानूनी तौर पे फैसला दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये उस इदारे की इंटेग्रिटी और उसकी जो सलाहियत है उसको आइंदा के लिए मजबूत करेगा
رسپیکٹ کرے گا اور ان کے فیصلے آئندہ بھی اسی طرح ادارے مضبوط ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اداروں کو مضبوط کرنے کا. مگر اس میں مسئلہ جیسے شیٹی صاحبہ ہیں، ان سے اگر $13,000 لے لیے تو کوئی فورن فنڈ $13,000 کا لے کے تحریک انصاف نے کیا کر لینا ہے یا کسی کے ایجنڈے پر کیا عمل کر لینا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے نا کہ کچھ ایسی پرابلمز تھی، irregularities تھی، اپارٹ فرام جو وٹون کرکٹ ہے، ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے $21 لاکھ کا، اس میں ایک UAE کے شیخ ہیں جن کے $12 لاکھ سے، وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اس کے علاوہ جو مختلف 351 کمپنیز ہیں، کسی سے $1,000 آئے، کسی سے $500 آئے، کسی سے $50 آئے، کسی سے $100 آئے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستانی شہری مدد کر رہے تھے مگر انہوں نے اپنی جو کمپنی کی طرف سے اس وقت دے دیا، ذاتی طور پر اگر نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ یہ $1,000 $13,000 اس سے کیا کسی پارٹی نے فورن فنڈڈ پارٹی ہو جانا ہے؟ دیکھیے معاملہ اس سے بہت بڑا ہے، کیونکہ اس میں صرف ایک قانون شکنی نہیں کی گئی. جب آپ بات کرتے ہیں تو 2.1 ملین تو ووٹان کا، جس پہ انہوں نے جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا، جو کہ پیچھے سے جیسے آپ نے کہا کہ اس کی فنڈنگ ابراج کی تھی، اور ابراج کے علاوہ UAE کے ایک رائل فیملی کے شیخ تھے، ان کی فنڈنگ تھی $2 ملین کی. لیکن اس کے پیچھے اگر آپ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو سوئٹزرلینڈ سے فنڈنگ ہوئی، کینیڈا سے فنڈنگ ہوئی، فن لینڈ سے فنڈنگ ہوئی، اور آسٹریلیا سے مختلف کمپنیوں کے ذریعے فنڈنگ ہوئی. یہ تمام کی تمام فنڈنگ جو ہے یہ غیر ملکی فنڈنگ اور فورن فنڈنگ میں شامل ہوتی ہے. اس میں ایسی فنڈنگ بھی ہے جو فورن کمپنیز کے ذریعے جس کی اماؤنٹس جس آپ نے ذکر کیا لمیٹڈ ہے، لیکن آپ کے سامنے وہ رپورٹ ہے کہ جو ٹوٹل فنڈنگ انہوں نے صرف کمپنیوں کے حوالے سے کی وہ تقریباً $5 ملین ہے. یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پھر جو مثلا بینک آف اسلامی میں $1.6 ملین آئے تھے جس کا کوئی سورس اینڈ ڈیٹیلز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو روپے میں کنورٹ ہو کے آئے ہیں جو کہ اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ کے مطابق بڑی خطیر رقم تھی، یعنی $0.8 بلین کے قریب، وہ بھی اسی طرح وداؤٹ سورس اینڈ ڈیٹیلز ہے. تو یہ بہت بڑے پیمانے پہ غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے اور غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی. یہ تو آپ نے ایک مثال دی ایک جو ڈیفنس ہے اور اس لیے یہ ذرا زیادہ ایک جو ڈیفنس ہے وہ یہ کہ کون سا کسی نے ذاتی طور پر اپنے اوپر یہ پیسے خرچ کر لیے. عمران خان صاحب کہتے ہیں پارٹی کے پیسے تھے، پارٹی کے اوپر سارے کے سارے خرچ ہو گئے. تو اس میں کیا ایسا معاملہ ہے کہ بطور پارٹی کے بانی رکن آپ کو اس پر اعتراض ہو کہ پارٹی نے کیا کوئی مس یوز کر لیے تھے فنڈ جس کی وجہ سے آپ کو اعتراض ہو؟ دیکھیے معاملہ مس یوز کا نہیں ہے، معاملہ سورس کا ہے. عمران خان اگر خود قانون اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں کیا حرج ہے، حرج یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو قانون ہے فنڈنگ کے سیاسی جماعتوں کی، اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. یہاں مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس کی ہے. جن اکاؤنٹس کو وہ خود آپریٹ کر رہے ہیں اس کو چھپایا گیا. پھر اس کے بعد ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کو بے نامی کا کیٹیگری میں ڈال دیا گیا، اس کو ڈس اون کیا گیا، مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس کی گئی، سرٹیفکیٹس غلط دیے گئے. تو یہ ایک پوری سیریز آف غیر قانونی کام ہے جو کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں اس کی سرین خلاف ورزی ہے، اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی پیسہ دیتا ہے اور بڑی فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ کوئی فری لنچ تو نہیں ہوتا. مثلا ووٹن کا جو پیسہ ہے وہ کس مقصد کے لیے آیا؟ وہ شخص ادھر آ کے ان کا اکنامک ایڈوائزر بھی بن گیا تھا. وہ شخص یہ بھی کہتا تھا کہ میری جو ڈیل ہے کراچی الیکٹرک کی جو ابراج کی ملکیت تھی چائنیز کمپنی کے ساتھ، عمران خان خود DGFIA کو مبینہ طور پہ جو ان کا اپنا بیان ہے کہ ان پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ ڈیل تھرو کرو تاکہ 87 بلین جو ان کے پاس ان کی لائبلٹیز تھی سوئی سدن کی اس کو بھی کسی طرح سے مینج کرو. یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. جب آپ غیر قانونی فنڈنگ ریسیو کرتے ہیں تو اس کی پالیسی امپلیکیشنز ہیں، اس کی ڈومیسٹک پالیسی، اس کی فورن پالیسی. دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں کہ ہلری کلنٹن جو تھی وہ 2 دفعہ فرسٹ لیڈی رہی، لیکن جب اوباما ایڈمنسٹریشن میں وہ سیکرٹری اسٹیٹ بننے لگی تو ان سے ایک اسپیشل کانٹریکٹ سائن کیا گیا کہ آپ کی ایک فاؤنڈیشن ہے بل کلنٹن فاؤنڈیشن جس میں عربز فنڈ کرتے ہیں، ایسا کوئی نہ ہو کہ وہ فنڈنگ کے ذریعے آپ کی فورن پالیسی کو، US فورن پالیسی کو امپیکٹ کر سکیں. تو ایک بڑا اسپیشل میٹیکولس ایگریمنٹ سائن کیا جب تک وہ حلف انہوں نے نہیں لیا. اس باریکی میں جاتے ہیں کہ جو غیر قانونی فنڈنگ ہے یہ مفت تو نہیں ہوتی، اس کا بڑا مقصد ہوتا ہے، اسی لیے غیر قانونی فنڈنگ کے حوالے سے اتنی تفصیل سے قانون ہے. تو عمران خان جو ہے وہ کوئی قانون سے، ہاں یہ ہمارا ایشو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح بیہیو کرتے ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالا
बालातर है, वो आइन से बालातर है। जो फैशिस्ट अंदाज में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमले किए, जिनको उन्होंने खुद नामजद किया था, जिनकी वो खुद तारीफ करते थे, ये एक पूरा एक खाका बन चुका है कि वो अपने आप को आइन, और अगर आप समझते हैं कि ये सब ठीक है जो गैर कानूनी है लेकिन फिर भी ठीक है, तो फिर आइन में एक तरमीम कर दें कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज वैलिड फॉर पाकिस्तानीज एक्सेप्ट इमरान खान, फिर तो बात समझ में आती है। बट दैट इज नॉट द कोर्स वी हैव। देखिए, इस फैसले की एक और अहमियत कि इस फैसले ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को बेरी किया है। पाकिस्तान में पिछले 70 सालों ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी यानी हालात देखने हैं फिर फैसला करना है, कानून और आइन को कम देखते हैं, हालात को ज़्यादा देखते हैं। अगर आप आइन और कानून को नाफिज करेंगे, रूल ऑफ लॉ उसी सूरत में आएगी। अगर आप नहीं नाफिज करेंगे तो इस तरह हमारे लीडर दन दनाते फिरेंगे कानून से अपने आप को बालातर समझ के। इसलिए ये लैंडमार्क डिसीजन है, इसलिए ये हिस्टोरिक डिसीजन है, इसलिए पाकिस्तान की हिस्ट्री को, पॉलिटिकल हिस्ट्री का कोर्स को ये चेंज करेगी इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि यही कानून अब दूसरी सियासी जमातों पे भी लागू होगा, यही स्क्रूटनी दूसरी जमातों की भी होगी, उनके हवाले से भी फैसले आएंगे। तो तमाम सियासी जमातें रेगुलेट होंगी, कानून के नीचे आएंगी और एक क्रेडल ऑफ लीडरशिप बनेंगी। यहाँ से नीचे से लीडर उठे, ना कि ऊपर लीडर्स बैठे। मगर साहब, इस वक्त शो कॉज हुआ है, तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है कि जो उनके 13 दीगर अकाउंट हैं वो उनकी भी जस्टिफिकेशन दे देंगे, इसको अदालत में भी चैलेंज करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अदालत से रिलीफ भी मिल जाएगा। आप ज़ाहिर है आज के फैसले पर खुश हैं, आपने 8 साल तक ये केस, बहुत तवील मुद्दत तक ये केस लड़ा है, मगर ये केस स्टैंड कर पाएगा? उन्हें वो कॉन्फिडेंट हैं कि अदालत में ये केस नहीं स्टैंड कर पाएगा या उनके खिलाफ जो भी फैसला आएगा वो नहीं स्टैंड कर पाएगा? देखिए, अपील करना तो ज़ाहिर है उनका कानूनी जो हक है वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तक अगर हम पहुँचे हैं, मैं और मेरे साथी और जिन्होंने, मेरे वकील सैयद अहमद हसन शाह, उनके एसोसिएट बदर इकबाल चौधरी, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट अरसलान वर्दक, ये ऐसे जेम्स थे, हम सब ने मिल के एक टीम के तौर पे काम किया और हम यहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक हम पहुँचे हैं, ये भी लोग इसको तस्लीम नहीं करते थे कि हम यहाँ तक पहुँच सकेंगे। वो कहेंगे, मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तानी इदारों से इंशाल्लाह इंसाफ लेंगे, तो ये जिस स्टेज पे भी जाएंगे इंशाल्लाह हम उनकी पूरी इमदाद करेंगे फैक्ट्स के हवाले से। जहाँ तक उनका हक है वो हक है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इररिफ्यूटेबल एविडेंस इलेक्शन कमीशन ने इस ऑर्डर में ले आउट कर दिया है। जो वायलेशंस हुई हैं इन पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, अब सिर्फ सजा देना बाकी है। वो चूंकि एक रिक्वायरमेंट थी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की कि आप शो कॉज का एक मौका देते हैं, उसके बाद वो जवाब आता है, उसके बाद सजा भी आपके सामने आ जाएगी कि किस हद तक इलेक्शन कमीशन जाता है कि फुल फोर्स ऑफ द लॉ अप्लाई करे। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की है, जिनको वो रेफर करें कि जो जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट के आईनी उसके तहत आती है कि वो उस पर एक्शन ले, अब ये उनकी जिम्मेदारी है। तो मुझे इस हवाले से किसी किस्म का कोई शक नहीं है। 2 रकात नफल पढ़ के मैं निकला था, अल्लाह ताला की बरकत से, मेरी माँ की दुआओं से और इस टीम के हवाले से हमने कामयाबी हासिल की, आगे भी हम कामयाब होंगे। क्यों? क्योंकि हम सच पे हैं, सच का मुकाबला ताकत से है, सच का मुकाबला झूठ से है, सच ने जीतना है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया गुरेज बाबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।